अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का चैप्टर नंबर 18 कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसमें सबसे पहले जो सेक्शन है 74 वो है लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू पे करने की जो लाइबिलिटी होती है वो लैंड ऑनर पे होती है और लैंड रेवेन्यू हमेशा कैश में पे किया जा सकता है। ऊपर हमने पढ़ा था रेंट वो कैश में, काइंड में या सर्विसेज में पे किया जा सकता है, लेकिन जो लैंड रेवेन्यू है वो सिर्फ कैश में पे किया जा सकता है। 75 में सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो होगा वो फर्स्ट चार्ज होगा किसी भी रेंट पे, प्रॉफिट पे या प्रोड्यूस पे। 76 में है ऑर्डर्स टू रेगुलेट पेमेंट्स। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो फिक्स करता है कि अमाउंट क्या होगी लैंड ऑफ रेवेन्यू की और उसको पेमेंट करने का मेथड क्या होगा, लाइक वो लमसम में पे की जा सकती है या इंस्टॉलमेंट में, उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तय करेगा। 77 में है रूल्स फॉर कलेक्शन, रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये सारे जो रूल्स होते हैं कलेक्शन से रिलेटेड, रिमिशन से रिलेटेड या सस्पेंशन से रिलेटेड, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसाइड करता है कि कब लैंड ओनर जो है उसका रेवेन्यू जो है वो उसकी रिमिशन कर दी जाए, कब सस्पेंशन की जाए और कैसे कलेक्ट किया जाए। 78 में है कॉस्ट रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ एरियर्स। जो कोई भी कॉस्ट होती है रेवेन्यू को कलेक्ट करने में या असेसमेंट करने में या कोई और चीज़ें हैं या बाकी एक्ट्स में हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो दीगर कॉस्ट होती हैं वो भी एज एरियर्स की तरह कलेक्ट की जा सकती हैं। 79 में है सर्टिफाइड अकाउंट एज एविडेंस। रेवेन्यू ऑफिसर एक सर्टिफाइड अकाउंट बनाता है किसी भी जो एरियर्स हैं, जो एरियर्स अनपेड है उनके बारे में एक सर्टिफाइड अकाउंट बनाता है और उसमें फिर वो बताता है कि कितनी अमाउंट जो है वो पेएबल है और इसके बारे में बताया जाता है सर्टिफाइड अकाउंट में। 80 से प्रोसेस ऑफ रिकवरी स्टार्ट हो जाता है और जो सेक्शन नंबर 80 है इसमें आउटलाइन दी गई है कि लैंड रेवेन्यू जो है वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा, यानी जो आगे जो सेक्शन आ रहे हैं उनकी एक आउटलाइन बनाई गई है। 81 में है नोटिस ऑफ डिमांड। रेवेन्यू ऑफिसर एक डिमांड नोटिस जो है वो सर्व करता है डिफॉल्टर को कि भैया आप कितने एरियर्स रह गए हैं और आपने पे करने हैं। 82 में है अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर वो शख्स नोटिस मिलने के बाद भी पे नहीं करता तो रेवेन्यू ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। अगर रेवेन्यू ऑफिसर उसको अरेस्ट करेगा तो अपनी कस्टडी में 10 दिन रख सकता है, लेकिन अगर उसको आ, 1 महीने के लिए रखना है जेल में तो उसको जेल में भेजा जाता है। डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ मूवेबल्स। नेक्स्ट जो स्टेप आता है सेक्शन नंबर 83 में, उसमें यह है कि उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दिया जाता है। सेक्शन नंबर 84 में है ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग। कलेक्टर जो है वो होल्डिंग को ट्रांसफ़र कर सकता है और जो किसी ऐसे शख्स को ट्रांसफ़र करता है कि जो डिफ़ॉल्टर नहीं है, और ये होल्डिंग जो है वो मैक्सिमम 15 साल तक ट्रांसफ़र हो सकती है। सेक्शन 85 में अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग। कलेक्टर जो है वो होल्डिंग को अटैच भी कर सकता है। अगर ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग से या सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से एरियर्स रिकवर नहीं हुए तो वो उसको अटैचमेंट भी कर सकता है। याद रखने की बात यह है कि अटैचमेंट जो है वो कलेक्टर करता है और 5 ईयर्स तक कर सकता है। 86 में आता है अनलमेंट ऑफ असेसमेंट। अनलमेंट ऑफ असेसमेंट में ये है कि वो 10 साल तक की जा सकती है, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक एनलमेंट ऑफ असेसमेंट की जा सकती है। 87 में प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट एंड एनलमेंट। कलेक्टर अगर कोई भी जो लैंड है उसको अटैच कर रहा है या उसकी असेसमेंट की एनलमेंट कर रहा है उसके लिए उसको प्रोक्लेमेशन जारी करनी होगी। 88 में आ जाता है सेल ऑफ होल्डिंग। अगर ट्रांसफ़र और अटैचमेंट से भी एरियर्स रिकवर नहीं हुए तो उस शख्स की जो होल्डिंग है वो सेल कर दी जाएगी। कलेक्टर करेगा लेकिन उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अप्रूवल चाहिए होगा उसे। 89 में इफेक्ट ऑफ सेल ऑन इनकम्बरेंसेस। लाइक एक शख्स की जो लैंड है अगर वो सेल होके किसी दूसरे के पास जाएगी तो वो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस हो जाएगी। इनकम्बरेंसेस का मतलब होता है चार्जेस, किसी तरह का कोई टैक्स हो या कोई एरियर्स बाकी हो या कोई भी दूसरा चार्ज उस ज़मीन पे हो तो उससे वो फ्री हो जाएगी। 90 में प्रोसीडिंग अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसमें ये है कि अगर उसके कलेक्टर जो है उसकी होल्डिंग को भी सेल करने के बाद भी उसका अगर एरियर्स रिकवर नहीं होते तो उसकी दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी सेल कर सकता है। 91 में रेमडीज़ बताई हुई है कि उस पर्सन के लिए क्या रेमडीज़ हैं कि वो इस चीज़ से बच सके, अपनी होल्डिंग को सेल होने से बचा सके।
92 में है प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल। कलेक्टर इशू करेगा सेल की प्रोक्लेमेशन और इसमें वो बताएगा, डिटेल बताएगा, डेट बताएगा कि किस डेट को सेल होगी, किस प्लेस पे होगी और कितने एरियर्स उस शख्स ने पे करने हैं और लैंड कौन सी है। 95 में है टाइम एंड कंडक्ट ऑफ सेल। सेल जो है वो फ्राइडे को या हॉलीडे को नहीं हो सकती और जो ऊपर नोटिस सर्व किया गया था उसके 30 दिन के बाद ही हो सकेगी, विद इन 30 डेज नहीं हो सकेगी। 97 में स्टे ऑफ सेल। अगर वो शख्स एरियर्स आपने पे कर देता है या कुछ ऐसा प्रूफ दिखा देता है जिसमें वो शो कर दे कि मैंने एरियर्स पे कर दिए, तो वो स्टे ले सकता है अपनी सेल पे। 98 में है डिपॉजिट बाय परचेजर। तो जो प्रोक्लेमेशन हुई थी जिसमें बताया गया था कि फ़लाँ डेट को सेल होगी, मतलब ऑक्शन होगी, तो जो हाईएस्ट बिडर होगा वो 25% इमीडिएटली पे करेगा और लेट्स सपोज वो अगर नहीं पे कर पाता तो उसमें फिर ये सीन होता है कि री ऑक्शन होती है सेल की। नेक्स्ट आ जाता है कि रिपोर्ट ऑफ सेल टू कमिश्नर। कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होगी तो कलेक्टर को रिपोर्ट करना होगा कमिश्नर को। 103 में एप्लीकेशन टू सेट असाइड अ सेल। जब कोई सेल हो जाए तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो डिफॉल्टर था वो सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। 104 में ऑर्डर कंफर्मिंग सेटिंग असाइड अ सेल। किसी भी सेल को कंफर्म या सेट असाइड करने के लिए कमिश्नर जो है वो उसको कंफर्म करेगा या सेट असाइड करेगा। 107 में है कंफर्मेशन एंड पोजेशन। जब कमिश्नर ने कंफर्म कर दी तो उसके बाद कलेक्टर जो होगा वो जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको एक परचेजर सर्टिफिकेट देगा और उसे वैलिड ट्रांसफ़र समझा जाएगा, मतलब उसको कोई रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। 108 से 110 तक बताया गया सेल ऑफ मूवेबल पेरिशेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें यह है कि जो कोई पेरिशेबल गुड्स होंगी तो उसमें जो सेल है वो इमीडिएटली हो जाएगी, उस शख्स को ऑन स्पॉट पेमेंट पे करनी होगी। और लेकिन अगर किसी में कंफर्मेशन की ज़रूरत है तो उसमें वो जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि उसमें वो पे करेगा। ऊपर हमने पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी में वहाँ पे 30 दिन का होता है। प्रोसीड ऑफ सेल, मतलब सेल से जो पैसे इकट्ठे हुए सबसे पहले उसमें एरियर्स पे किए जाएंगे और अगर कुछ सरप्लस है तो ऑनर को भेज दिया जाएगा। 112 में क्लेम टू अटैच प्रॉपर्टी। अब ऊपर हमने पढ़ा था कि कलेक्टर अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी, तो अगर किसी कोई प्रॉपर्टी अटैच हुई और कोई शख्स क्लेम करता है थर्ड पर्सन कि जो अटैच हुई है प्रॉपर्टी ये मेरी है, तो कलेक्टर उसको सुनेगा, इंक्वायर करेगा और अगर उससे लगता है कि वो उसका क्लेम सही है तो उस सेल को रोक देगा और अगर उसे लगता है कि उसका क्लेम सही नहीं है तो वो सेल का प्रोसेस जारी रहेगा। इसमें जो 100 सेक्शन में यह है कि टाइम फॉर फुल पेमेंट वो 30 डेज़ है। लाइक ऊपर हमने पढ़ा था कि परचेज़र जो है 25% पे कर देता है, लेकिन उसके बाद उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो उसमें पे कर दे और अगर वो पे नहीं करता तो जो उसको हाईएस्ट बिडर का जो उसे स्टेटस मिला था, परचेज़र का स्टेटस मिला था, वो ख़त्म हो जाएगा। और इसमें आगे एक सेक्शन आता है जिसमें उसको वो अमाउंट रिफ़ंड कर दी गई है। जैसे हमने पढ़ा था एक सेक्शन के सेल पे स्टे ले लिया गया है, सेल को सेट साइड कर दिया गया है, तो उस सूरत में भी जो पैसे पे किए गए होंगे वो वापस कर दिए जाएंगे।